तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए बच्चे, छोटे छोटे टर्म्स सबसे पहले देख लीजिए। जैसे पहला टर्म है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जल्दी देखेंगे, कोई डिफिनीशन नहीं पूछी जानी है बेटा, ठीक है, केवल आपको समझना है। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा याद दिलाते हैं। आपने एरिया वेक्टर जैसे पैरेललोग्राम का एरिया आपने फिजिक्स में ही पढ़ा था। मान लो इसकी दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो इसका एरिया आप कैसे लिखते थे? एरिया ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो अगर आप डायरेक्शन देखें, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देखें, तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर करें और दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ें तो थंब का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप लिया करें, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। प्लेन के बाहर और परपेंडिकुलर। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, हिंदी में गोला कहते हैं। इस पर जरा सा एरिया आप ये दिखाइए। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, कुछ इस तरह से, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड बाहर की तरफ, ठीक है। अब जैसे आप कोण लेते हो, दूसरा एग्जांपल, तो कोण में तो दो तरह के सरफेस आपको पढ़ने हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस और दूसरा ये सर्कुलर सरफेस। तो इस कर्व्ड सरफेस पर अगर जरा सा एलिमेंट्री एरिया लें आप, जैसे ये, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। इसका सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो यहाँ जरा सा एरिया आपने ले लिया, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये देखिए परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ऐसा समझ लिया करो कि बॉडी के अंदर कुछ रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो आपको बाहर निकलते हुए दिखाना है। अंदर जाओगे इसका मतलब इस बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसा गलत हो जाएगा। आप बाहर की तरफ ही लिया करें, ठीक है। जैसे सिलेंडर देखिए, मैं वही डायग्राम स्टैंडर्ड दिखाऊंगा आपको जो आपके यूज़ में आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है बच्चे ये सब। तो देखिए, ठीक है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में तीन तरह के सरफेस आपको देखने हैं, अपर सर्कुलर, लोअर सर्कुलर और एक कर्व्ड सरफेस। देखिए, अगर आप इस पर ज़रा सा एरिया लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर डी ए, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अगर इस पर ज़रा सा एरिया लेते हैं तो डी ए, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। बॉडी से बाहर निकलना है, अंदर नहीं आना है। जैसे इधर जरा सा एरिया लेते हैं तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन हम एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसको समझने के लिए आप एक स्फेयर लें। मान लीजिए ये आपने एक स्फेयर लिया है, तरबूज, बिल्कुल गोल तरबूज आप ले लीजिए, और तरबूज के सरफेस पर चाकू की नोक से इसके रेडियस आप कैपिटल आर लेट कर लीजिए।
तरबूज के सरफेस पर चाकू की नोक से एक किसी भी शेप का क्लोज लूप टाइप का बना दीजिए। चाकू की नोक रखिए, उसमें हल्की से चुभाइए और किसी भी इरेगुलर शेप में आप लाते लाते वहीं पर फिर पहुंच जाओ। मान लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा हमने और ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते हम फिर से ये क्लोज लूप बना दिया। अब हर जगह चाकू की नोक को आप सेंटर से मिला दीजिए, अंदर चुभो दीजिए, अंदर चुभो दीजिए। ठीक है, फिर इस हिस्से को काट कर अलग कर दीजिए। ये बिल्कुल जैसे कि आप तरबूज लेते हो तो लाल है या सफ़ेद देखने के लिए आप ना उसमें से कुछ निकलवाते हो, वैसे ही सेंटर से निकलवाइए। तो बच्चे इस एरिया को अगर आप डी एरिया कह दें तो इसका डी एरिया का डायरेक्शन होगा, डी एरिया अभी तो बताया सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये जो 3 डायमेंशनल एंगल यहाँ ज़रा सा बनेगा कोन टाइप का, जैसे ना आइसक्रीम जिसमें क्या कोन में आती है, तो उस आइसक्रीम के डिब्बे को अगर फिट करें तो इसमें फिट हो सकती है। ठीक है, तो इसी को बच्चे हम सॉलिड एंगल कहते हैं डी ओमेगा। छोटा है इसलिए हमने डी ओमेगा लिखा है। एंड डी ओमेगा इज डिफाइंड एज डी एरिया अपॉन आर स्क्वायर। वैसे तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, मीटर स्क्वायर यूनिट लेस है, बट इसके बच्चे एक डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसकी अदर यूनिट एक रखी गई है। नहीं क्या, स्टेरेडियन। कौन सी यूनिट है? स्टेरेडियन। अगर आप चाहते हो कि पूरा सरफेस सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो फॉर होल सरफेस सेंटर पर सॉलिड एंगल पूरा सरफेस कैसे बनाएगा, तो डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर लीजिए। पूरा क्लोज सरफेस है तो ये क्लोज इंटीग्रेशन या होल इंटीग्रेशन, पूरा सरफेस इंटीग्रेशन, ये क्या होगा 1/r स्क्वायर डी एरिया। नहीं तो डी एरिया का क्या मतलब है, पूरा तरबूज है या कोई बिल्कुल गोल तरबूज है, उस पर छोटे 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 जैसे फुटबॉल आप लीजिए, इसमें ना स्ट्रिप टाइप की लगी होती है, तो सारी स्ट्रिप्स के एरिया को अगर आप प्लस कर दें, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है प्लस करना, सिग्मा। मैं आपको फिर से बता दूं, कई बार बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन मतलब सिग्मा। ठीक है, तो अगर आप इन सारे फुटबॉल को देखे होंगे आप, छोटी छोटी स्ट्रिप लगी होती हैं अलग अलग कलर की, अगर लगी हो तो देखने में अच्छा लगेगा। मान लीजिए डी, एक स्ट्रिप का एरिया कितना है, डी एरिया, तो आप जब डी एरिया को इंटीग्रेट करते हैं इसका मतलब सारे स्ट्रिप्स के एरिया को सम कर लें, तो सारे स्ट्रिप के एरिया को सम कर लेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। और टोटल एरिया बेटा कितना होता है स्फेयर के सरफेस का, 4πr स्क्वायर, तो ओमेगा आ जाएगा 4π स्टेरेडियन। तो पूरा स्फेयर सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4π स्टेरेडियन का। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप सॉलिड एंगल से रिलेटेड देखें जो आपके काम की हैं, आगे यूज़ आएंगी गॉस थ्योरम में। जैसे पहला, मान लीजिए ये ज़रा सा एरिया है डी एरिया, इस एरिया वेक्टर की लाइन को ही हमने पीछे बढ़ाया है, तो ये पूरा सरफेस, ये पूरा एरिया कितना सॉलिड एंगल इस पर बनाएगा, तो उसको आप कहेंगे डी ओमेगा, और ये है आर। ठीक है, तो आर वेक्टर, जब ये आर वेक्टर और डी एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तो जो आपने पढ़ा है वो तो फॉर्मूला ठीक है, डी ओमेगा क्या पढ़े हो, डी एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अच्छी बात है, ये नोट नंबर फर्स्ट, यही तो आपने पढ़ा, यही आप जानते हैं। और बच्चे अगर ये मान लो ये तो है डी एरिया, पॉइंट जो आपने यहाँ पर लिया, अब हमें चाहते हैं ये पूरा सरफेस इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल बनाएगा, तो ये एंगल डी ओमेगा। ये जो आर है, नहीं इस आर वेक्टर, इसको आर वेक्टर ज़रा मैं दिखा दूँ,
ये आर वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो सॉलिड एंगल आप लिखा करें डी एरिया कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेहतरीन है। तीसरा पॉइंट ये है, किसी भी शेप एंड साइज की क्लोज बॉडी हो, 3 डायमेंशनल बॉडी हो, किसी भी शेप एंड साइज की, मान लीजिए ये आपने एक पॉलीथीन में हवा फूंक के नॉट लगा दी, बंद कर दिया उसको, ठीक है, तो क्लोज सरफेस हो गया। नहीं, इसका ज़रा सा एरिया डी एरिया इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर, इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल बना रहा है डी ओमेगा। इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल बेटा बना रहा है डी ओमेगा। नहीं, तो अगर इस डी ओमेगा को हम इंटीग्रेट कर दें फॉर होल सरफेस, क्लोज इंटीग्रेशन मीन्स फॉर होल सरफेस, तो ये टोटल सॉलिड एंगल आ जाएगा। किसी भी शेप एंड साइज की बॉडी हो, वो बॉडी का पूरा सरफेस बॉडी के अंदर के किसी भी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल, जैसे स्फीयर के केस में हमने पढ़ा है 4 पाई स्टेरेडियन बनाता है, वैसे ही कोई भी बॉडी हो, किसी भी शेप एंड साइज की हो, उस पूरी बॉडी का पूरा सरफेस अंदर के किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट वो यहाँ लिया, आप यहाँ ले लेते, यहाँ ले लेते, कहीं पर भी ले लेते, पूरा सरफेस हमेशा सॉलिड एंगल बच्चे कितना बनाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो सॉलिड एंगल के बारे में आप इतना सीखें फिलहाल। ठीक है, और भी बातें हमको सीखनी हैं होंगी इसकी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन क्या होता है, उससे गॉस थ्योरम के अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, 2-3 मेथड देखेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, तो चलो बेटा अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखो बेटा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, सोचो जरा, जो कह रहे हैं बच्चे सोचो। अगर एक हम बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप पिछले लेक्चर्स में टेस्ट चार्ज कह चुके हो, प्लस क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, रख दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये भाग जाएगा। मान लो ये तो फिक्स्ड है। और वैसे भी टेस्ट चार्ज की डिफिनीशन हमने बताई थी, इतना छोटा पॉजिटिव चार्ज, इतना हल्का पॉजिटिव चार्ज, मास भी बहुत कम, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट भी बहुत कम, कि इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, या इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्जेस की अपेक्षा क्या हो? नेग्लेजिबल हो। होगी तो हाई है कुछ ना कुछ, लेकिन वो क्या हो? उसकी वैल्यू बहुत कम हो। तो बच्चे अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज को हम फ्री करें तो ये इसका रिपल्सन इस पर लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या दूर भागेगा। नहीं, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लेते, यहाँ पर रखते टेस्ट चार्ज, तो फिर ये क्या करता? अपनी तरफ खींचता तो इसकी तरफ ही आता। नहीं, तो जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना चारों तरफ, तो फोर्स तो ये लगाएगा ही लगाएगा। तो या तो ये कैसा फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन का इस पर लगाएगा, या तो रिपल्सन का लगाएगा। डिपेंड करता है कि इस पर चार्ज कैसा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो जब आप टेस्ट चार्ज को या कोई छोटा पॉजिटिव चार्ज हो, हल्का पॉजिटिव चार्ज हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो बच्चे वो छोटा चार्ज, हल्का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करेगा। तो आप कहेंगे किसी न किसी पाथ पर ही मोशन करेगा। जी हाँ, वो किसी न किसी पाथ, किसी न किसी रास्ते पर ही मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो जिस रास्ते पर मोशन स्टार्ट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वह स्मूथ कर्व मीन्स ऐसे कर्व टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बट शार्प टर्न नहीं आ सकता। शार्प टर्न नहीं आने का मतलब क्या है? कॉर्नर नहीं आ सकता।
तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड में वह स्मूथ कर्व जिसके अलोंग कोई टेस्ट चार्ज यानी बहुत लाइट और बहुत हल्का पॉजिटिव चार्ज मोशन कर सकता है या करता है, लेकिन वो मोशन करने के लिए फ्री रखा जाए। ऐसा नहीं उसको बांध के आपने रख दिया और फिर कह रहे हो कि मोशन नहीं कर रहा है, नहीं। तो द स्मूथ कर्व along which a small positive charge like test charge would like to move if it is free to do so। अगर यह ऐसा करने के लिए फ्री कर दिया गया है तो मतलब मैंने बहुत छोटा कम शब्दों में लिखा है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड में वह स्मूथ कर्व जिसमें कोई छोटा पॉजिटिव चार्ज जैसे टेस्ट चार्ज मोशन करता है, और अगर वह मोशन करने के लिए फ्री हो तो, ठीक है। तो बहुत आसान से डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा हम लोग देख लेते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ही इम्पॉर्टेंट हैं बेटा, प्रॉपर्टीज़ को हल्के में ना लेना, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। बच्चे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यूं ही देखते देखते याद हो जाएंगी, नहीं। पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, पहली प्रॉपर्टी। चलो इधर ही लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम प्लस Q0 चार्ज रखें, नहीं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो रास्ता कैसा आएगा इसका, इस तरह से आएगा, नहीं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज अगर रखें तो बच्चे, तो नेगेटिव चार्ज के करीब अगर टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखा तब तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो रास्ता कुछ इस तरह से बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आती हैं, नहीं। तो नेगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा, और पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई मिलती है। तो ये ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो देखते देखते याद हो जाती है आपको। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चे ये है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज़, ज़बरदस्त यूज़ तो ये है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज़ करके हम बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए कैसे। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत आसान थी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए बच्चे ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। अब इसके इस पॉइंट पर अगर आपसे कोई कहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बच्चे टेंजेंट, इस पर तो आप ड्रॉ ही कर लेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट जो ड्रॉ करी जाती है वो टेंजेंट ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप क्या कहेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट एट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स represent the direction of electric field intensity at that point। ठीक है। अब ये जो E, अगर मान लीजिए चार्ज इसके आसपास बहुत सारे रखे और कह रहा है कि यहाँ पर E किस चार्ज के कारण ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन जो होता है बेटा E नेट का डायरेक्शन होता है। किसका डायरेक्शन होता है, E नेट का, ठीक है। समझ लीजिए बात को, E नेट का डायरेक्शन होता है, चार्ज सारे चार्ज के कारण जो E नेट आएगी उसका डायरेक्शन इस पर होता है, ठीक है। नोट वाली बात यह है, एक ही पॉइंट पर किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन यूनिक होता है।
यूनिक मतलब एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है, नहीं, एक ही पॉइंट पर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलत सोचा है या वो गलत है। ठीक है, तो ये नोट वाली बात है, मैं लिख दूँ, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन अगर आ रहे हैं तो गड़बड़ है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के दो प्रॉपर्टी पढ़ी, पॉजिटिव से निकलती निगेटिव में इंटर करती, बड़ी आसान थी, देखते देखते आपको याद हो गई होगी। दूसरी, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। समझ रहे हो, ये मैंने बोला है आपके लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन आता है वो किसका आता है, वो ई नेट का आता है। ठीक है, और नोट वाली बात ये है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल और केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन आपसे आने लगे तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखिए, देखो बच्चे, तीसरा, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगर ऐसा आपने बनाया है या कहीं देखा है तो गलत है। कह रहे सर जी क्यों नहीं कर सकती? तो मान लो कट कर सकती हैं और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना है। तो बेटा ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो दोनों कर्व पर है ना, यानी दोनों लाइंस पर है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप जो अभी पॉइंट नंबर 2 पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई का डायरेक्शन पता लगाना है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो एक टेंजेंट तो इस कर्व पर ड्रॉ कर सकते हो E1, और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के लिए आप इस पर भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो E2। तो आप क्या कहोगे, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कितने डायरेक्शन बच्चे पॉसिबल हो रहे हैं? 2। नहीं, ऊपर वाला कर्व ये वाला क्या कह रहा है, या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर को है, नीचे वाला कह रहा है नहीं इधर को है। तो ये तो गलत है ना। अभी तो मैंने बताया किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यूनिक होता है, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है। और यहाँ देखो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 डायरेक्शन है। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक लाइन से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, तो आपको सीधे एक लाइन में जवाब देना है कि क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ है। चौथा, इलेक्ट्रिक लाइंस में कभी भी शार्प टर्न नहीं आ सकता, कॉर्नर नहीं आ सकता, मीन्स कोना, कॉर्नर नहीं हो सकता कभी भी। करो क्यों? तो फिर से वही बात है, ये इस कॉर्नर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करो तब तो डायरेक्शन ऐसे आएगा, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। नहीं, तो एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो जाते हैं, इसलिए बच्चे ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी भी पॉइंट पर शार्प टर्न नहीं। इसीलिए मैंने डिफिनेशन में लिखवाया था स्मूथ कर्व, मतलब भी बताया था। स्मूथ कर्व का मतलब होता है कि कॉर्नर फ्री, कोना ना हो। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे जाके मुड़ सकती है, बट कॉर्नर नहीं आ सकता, शार्प टर्न नहीं आ सकता। 5वां पॉइंट, बच्चे जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस मैंने रिप्रेजेंट करी है, इस पॉइंट को A कह लीजिए, इस पॉइंट को B कह लीजिए। नहीं, तो जहाँ बच्चे इलेक्ट्रिक लाइंस डेंस होती हैं, डेंस मीन्स पास पास, करीब करीब, वहाँ फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। और जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर होती हैं वहाँ फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती है। यानी EB और EA को अगर कंपेयर करें तो कौन सी ज़्यादा होगी? B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखते देखते याद करने वाली ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास होंगी, डेंसर होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती है। चलिए ठीक है, तो 5th प्रॉपर्टी भी आपको हमने समझाई। ज़रा 6th प्रॉपर्टी आप देखिए।
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जरा इस बात को समझिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा। ठीक है, बेहतरीन पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है नहीं। और एक बात और समझिए, एक यहाँ नोट वाली बात है, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको डेराइव करके समझाया जाएगा। ठीक है, क्या मेटल या कंडक्टर का सरफेस बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कह रहे हैं सर जी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, इक्वल हो पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो मेटल मीन्स कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये नोट वाली बात है, याद रखनी चाहिए आपको। मेटल का सरफेस बच्चे क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, मेटल के सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। यानी मेटल के सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ज़रा ध्यान दीजिए। तो इस पॉइंट का अगर हम मतलब निकालें और मान लीजिए हम दो क्वेश्चन आपको कहें कि करके दिखाइए, तो ये एक मेटेलिक बॉडी है, मान लो ये एक मेटेलिक बॉडी है, मेटल है, और इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रास्ते में रख दिया। इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही थी, आपने इसके रास्ते में रख दिया इस तरह से। तो बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन, चूँकि ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यही लिखा है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, उस पर अगर इंटर करेगी तब भी परपेंडिकुलर हमेशा बेंट हो जाएगी, परपेंडिकुलर निकलेगी तब भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इस बात का ध्यान रखें। और 6 हो गया। 7th पॉइंट ये है बच्चे, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती, नहीं। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती, ठीक है। फिर से इसमें नोट वाली बात, ये सब बच्चे धीरे धीरे इस चैप्टर में या आगे वाले चैप्टर में नोट सब डिटेल में आएंगे आपके सामने। क्या, कंडक्टर लाइक एनी मेटल, नहीं। तो कंडक्टर जैसे कोई मेटल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। कंडक्टर जैसे कोई मेटल, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है बेटा, इसीलिए तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने इसके अंदर से पास नहीं कराई। समझ रहे हो? अगर ये मेटल का ना होता, कंडक्टर ना होता, तो हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ज़रूर दिखाते, बट बच्चे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस हमने नहीं दिखाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे बेटा, काम की जो है 4 से 10 वही बताएंगे, 12-15। तो नेक्स्ट मैं तो भूल भी गया कौन सा नंबर था, चलो फिर से फर्स्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस
linked with any charge and proportional to modulus of that charge। चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है तो उससे उस चार्ज से एसोसिएटेड नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी, चार्ज का अमाउंट कम है तो उससे एसोसिएटेड नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी। ठीक है, बेहतरीन है। जैसे n इज इक्वल टू के मॉड ऑफ q, k कांस्टेंट है तो n1 अपॉन n2 अगर लिखा जाए तो k मॉड ऑफ q1 k मॉड ऑफ q2, तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ q1 अपॉन मॉड ऑफ q2। जैसे इस पर छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, जैसे कह दिया जाए कि ये प्लस q1 चार्ज है और ये माइनस q2 चार्ज है। ठीक है, और कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ आपको इलेक्ट्रिक लाइंस का दिखा दिया जाए। आपसे कहे कि मॉड ऑफ q1 रेशियो मॉड ऑफ q2 बता दीजिए, तो बड़ा आसान है बेटा। मॉड ऑफ q1 अपॉन मॉड ऑफ q2, तो मॉड ऑफ q1 से कितनी लाइंस लगी हुई है 6 अपॉन q2 से 5, तो रेशियो आ तो गया बेटा। मॉड ऑफ q1 रेशियो मॉड ऑफ q2 इज इक्वल टू 6 रेशियो 5। चलो और दो। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप क्वेश्चंस पे। जितना पढ़ा है उन पर एक दो क्वेश्चंस आप देख लीजिए। जैसे हम कहें ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, सही रिप्रेजेंटेशन पॉइंट बेटा हम कितने बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप एक दो बातें क्वेश्चन से सीखिए। सही रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का अगर हम बनाएं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक तो ये हमने बनाया है और एक मान लो ये बनाया है। ठीक है, एक बच्चे ज़रा ये ए ऑप्शन कह लीजिए, एक और देखिए, मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो सही रिप्रेजेंटेशन चार्ज का आप इस तरह से भी बना दें। इस तरह से। ठीक है, तो दो ही से आप देख लीजिए, इसमें से एक तो सही रिप्रेजेंटेशन है, एक गलत रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब बच्चे ज़रा जो बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। 2-3 साल में एक दो बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों चार्ज या दो से ज़्यादा चार्ज होते तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। जितना भी चार्ज है उन सब को आप एक इमेजिनरी लूप बना दीजिए। एक बार तो आप अंदर से देखिए चार्जेस की तरफ, और एक आप बहुत दूर से देखिए। ठीक है, जब अंदर से देखोगे तो सब ठीक ठाक लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस निकल रही है, नेगेटिव चार्ज है, लाइंस इसकी तरफ आ रही है। अंदर से तो सब ठीक ठाक लग रहा है। बहुत दूर से देखोगे तो ये चार्ज का एक सिस्टम लगेगा और नेट चार्ज इसमें कितना है बेटा 0, प्लस क्यू और माइनस क्यू। बात को समझने की कोशिश करना। दो चार्ज हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते थे। तो यहाँ बच्चे क्या नेट चार्ज कितना बहुत दूर से आपको दिखेगा इस सिस्टम में 0 दिखेगा। तो आप सब जानते हो जब 0 दिखेगा तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ना तो इसकी तरफ बहुत दूर से आती हुई दिखनी चाहिए ना तो कोई जाती हुई। तो ये इसलिए गलत है। देखो बेटा, बहुत दूर से देखने पर ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस के अंदर जाती हुई लग रही है और ये निकलती हुई दिख रही है, इसलिए ये बच्चे गलत है रिप्रेजेंटेशन।
इसको देखिए, अगर आप इसको अंदर से देखें तो ये सही है, पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव की तरफ जा रही है, नहीं। और अगर बहुत दूर से देखें तो बहुत दूर से भी देखो, क्या इस सिस्टम से कोई भी लाइन बाहर आ रही है? क्या अंदर जा रही है? नहीं, जानी भी नहीं चाहिए, ना निकलनी चाहिए। क्यों? नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है? बोलो बेटा, 0 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका सही है। देखो, अगर इक्वल चार्जेस ना होते, पॉजिटिव ज़्यादा होता या नेगेटिव ज़्यादा होता, तो किस तरह से हल्का फुल्का, ये बच्चे रफ डायग्राम हम बना रहे कि छोटी छोटी बातों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इसको हमने 4 क्यों कर दिया, तो अंदर से तो देखना ठीक है, नहीं, लेकिन बहुत दूर से अब अगर देखो नेट चार्ज सिस्टम में कितना है? पॉजिटिव, तो निकलना चाहिए, नहीं। तो 2-4 लाइन्स आप इस तरह से दिखा दीजिए, नहीं, ये 2 ऐसे आई, ऐसे चली गई, ओके। तो ये सही है। नेट बहुत दूर से देखोगे तो सिस्टम में नेट चार्ज कैसा बच्चे? पॉजिटिव है, तो सिस्टम से इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होनी चाहिए? निकलनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखिए, आप अगर नेगेटिव वाला ज़्यादा होता तो, अगर नेगेटिव वाला ज़्यादा होता तो आप क्या करते? ये तो प्लस क्यू ही होता है और ये होता -4 क्यू। तो बच्चे नेट चार्ज बहुत दूर से देखते तो क्या होता है? इस पर नेगेटिव होता। तो कुछ लाइंस आप बच्चे इस तरह से आते हुए इसमें दिखाइए, कुछ लाइंस, ज़्यादा नहीं, कुछ लाइंस आप इसमें आते हुए दिखाइए, तो ये सही है। समझ रहे हो? तो इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए। मेंस में बच्चे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें आपको 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही लग सकते हैं, बट अगर ध्यान से सुने हो तो वो हम कराएंगे, खैर 2-3 लेक्चर बाद कराएंगे सारे मेंस और नीट के आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, अब बच्चे हम नेक्स्ट हेडिंग, चलिए गॉस थ्योरम की बात करें। पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फटाफट समझ लीजिए, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लीजिए उधर से इधर बहुत सारी रेड कलर की लाइट बीम निकल रही हैं और सामने वाली दीवार पर छोटी छोटी बिंदी, जैसे लेज़र टॉर्च क्या होती है बच्चों के हाथ में छोटी छोटी, तो उधर से इधर बहुत सारी लेज़र रेड कलर की लाइट निकल रही है और मेरे पास एक लूप है। क्या बेटा? लूप, ठीक है, तार का बना हुआ लूप है। लंबा तार था, ऐसे मैंने ऐसे किया, मोड़ा, फिर मोड़ा, इधर जोड़ दिया, तो ये लूप है, ठीक है। अब अगर इस लूप को मैंने ऐसे रखा है इस तरह से और ये लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? इस लूप से बहुत सारी लाइंस गुजर रही हैं, नहीं। और इस लूप को अगर ज़रा सा मोड़ेंगे तो लूप का एरिया उतना ही है, एरिया उतना ही है। पहली बात तो इस लूप का एरिया कैपिटल ए मान लीजिए, एरिया का डायरेक्शन नहीं, एरिया का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए मान लीजिए। तो ये बात तो तुम्हें समझ आ रही होगी। लूप का एरिया ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी, छोटा सा लूप होगा तो इससे कम लाइंस गुजरेंगी। यानी किसी लूप से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर है वो लूप के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, जो लाइंस आ रही हैं अगर वो बहुत पास बहुत डेंस हो, बहुत पास हो, तो इसी लूप से ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी। और बहुत दूर लाइंस हो, रेयरर लाइंस हो, तो बच्चे इसी लूप से लाइंस कम गुजरेंगी। यानी आप ये भी समझ गए हो कि किसी लूप से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी एरिया ज़्यादा तो गुजरने वाली लाइंस का नंबर ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइंस डेंस होंगी, डेंस मीन्स पास होंगी, तो इस एरिया वेक्टर से ज़्यादा गुजरेंगी लाइंस, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस 2 चीज़ों पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ को आप ज़रा देखिए, ध्यान से समझिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्या बेटा? वही एरिया अगर बिल्कुल सीधा रखें ऐसे, तब तो इससे खूब लाइंस गुजर रही है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूं
एरिया का मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन अब इससे लाइंस थोड़ी सी कम गुजरेंगी, और अगर मोड़ दूं बिल्कुल तो लाइंस तो इस ऊपर से निकल रही होंगी, इसके नीचे से गुजर रही होंगी, लेकिन इस लूप को पार करके एक भी लाइंस गुजर नहीं रही होंगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो किसी एरिया से पास करती हैं उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है। और बेसिकली हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो मान लीजिए ये एक एरिया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अभी बता चुके हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरह से। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। इफ द डायरेक्शन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा, देन आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस एरिया वेक्टर से बंधा हुआ है फाई, वो होगा E डॉट एरिया, और अगर हम देखें तो EA कॉज थीटा, ठीक है। नहीं तो बड़ा आसान सा है फॉर्मूला, बहुत आसान सा है, नहीं छोटी सी बातें और देखिए, छोटी छोटी कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स का कंसेप्ट क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे ये एक एरिया है, मान लो ज़रा सा एरिया है, डी एरिया, कोई टेंशन नहीं। एक और ले लेते हैं, ये एक एरिया है, डी एरिया। इलेक्ट्रिक लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। ओके, नहीं अब आप ऐसा देख के बताओ, ऐसा लग रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें इसको, इस एरिया को, तो ऐसा देखने से लग रहा है कि इस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, बाहर की तरफ आ रही है निकल कर। नहीं, इस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर, जैसे ये समझ लीजिए एरिया है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस इससे निकल कर आ रही हैं बाहर। इसमें देखो इलेक्ट्रिक लाइन इस एरिया के अंदर जा रही हैं, तो इसमें बच्चे इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आ रही है। इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जा रही है, ठीक है। इस समय जो डी एरिया और ई के बीच का एंगल है वो देखिए 90 से छोटा है। 90 से छोटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस टेन और सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो कॉस थीटा बच्चे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़े हो, नहीं तो कॉस थीटा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बेटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो सीखने को क्या मिला कि कब पॉजिटिव फ्लक्स होगा, नहीं तो जब किसी एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर आ रही हो तो उस एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। उस एरिया से बंधा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। और जब अंदर जा रही हूँ तो देखो बच्चे, जैसे ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, तो यहाँ थीटा तो बच्चे 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब कॉस थीटा निगेटिव होता है तो बच्चे इससे बंधा हुआ फ्लक्स वो भी तो निगेटिव होगा, देखिए। नहीं
तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स का सीधा सा यही मतलब है, अगर किसी एरिया वेक्टर से लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं तो उससे बंधा हुआ फ्लक्स पॉजिटिव है, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस उसके अंदर जा रही है तो उससे बंधा हुआ फ्लक्स बच्चे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए बच्चे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। चलो अच्छा, गोपाल, गोपाल भैया बंद करो, 45 मिनट हो गए।